नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार कियान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन पॉलिटी में कैबिनेट मिशन तक पहुंच गए थे। अध्याय का नाम था संविधान सभा और उसी के क्रम में हमने भारतीयों द्वारा क्या प्रयास किए गए वो देख लिए और अंग्रेजों द्वारा क्या प्रयास किए गए वो भी हमने देख लिया है। उसी क्रम में हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक बात देख रहे थे कि इसके द्वारा पहली बार अंतरिम सरकार के गठन की भी बात कही गई और उस गठन की बात को स्वीकार किया गया कैबिनेट मिशन के तहत, जिसके तहत कहा गया कि आपकी स्थायी नहीं अस्थायी सरकार हम बनाएंगे। ठीक है, वो भी इसके अंदर प्रावधान था। अब तक आपको पता है कि कांग्रेस की मांग थी अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का निर्माण। दोनों ही मांगों को स्वीकार कर लिया गया कैबिनेट मिशन योजना। पहली बार अंतरिम सरकार की मांग को स्वीकार किया गया है कैबिनेट मिशन योजना ने। बाकी लिलिथगो प्रस्ताव से लेकर सभी में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया है। पहला प्रस्ताव लिलिथगो प्रस्ताव था जिसके द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट की बात को स्वीकार करने वाला जो कमीशन था वो कैबिनेट मिशन ही था। तो दूसरा जो प्रावधान था वो था आपका अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। का प्रावधान कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। के आधार पर किया गया। अगर देखा जाए ध्यान रखना, इसकी घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को और इसका गठन कब किया गया था तो 2 सितंबर को घोषणा कर दी गई थी कि हम अंतरिम सरकार को मान्यता देंगे। तो वो घोषणा कब की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा 24 अगस्त को, और सरकार का गठन कब हुआ 2 सितंबर 1946 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस सरकार में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो अध्यक्ष थे जो वायसराय थे वो थे। तो वायसराय लॉर्ड वेवेल साहब, वेवेल। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अगर आप इस सरकार में सदस्य देखेंगे, सदस्य कितने थे तो टोटल 9 प्लस 5 लोग यानी 14 सदस्य के जो थे वो इसकी सरकार में थे। सरकार सदस्य का मतलब 14 लोग सरकार में थे, 14 लोग जो थे वो मंत्री इसमें बने हुए थे। अब इसमें से देखा जाए तो ये 5 लोग जो थे वो मुस्लिम लीग से थे। देखो शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग
जो है वो सरकार में नहीं आना चाहती थी, वो अलग से पाकिस्तान की मांग कर रही थी। लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग को लगा कि संविधान सभा तो बनी जाएगी, अंतरिम सरकार भी बन जाएगी, तो क्यों ना सरकार में रह के ही सरकार का विरोध किया जाए। सरकार में रह के ही सरकार का विरोध करेंगे, सरकार के कामों में अड़चन डालेंगे कि सरकार ही परेशान हो जाए। इसलिए बाद में, शुरुआती दौर में नहीं आए थे। 2 सितंबर को जब 1946 को गठन हो रहा था, तब मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं थे। मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए 1.5 महीने के बाद, लगभग 26 अक्टूबर को शामिल हुए, और वो भी 5 लोग मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टोटल शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, बाद में आए हैं। तो ये 5 लोग कौन हैं? मुस्लिम लीग के सदस्य। अब मुस्लिम लीग के सदस्य में कौन कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 5 लोग हैं, तो नाम याद कर लो। लियाकत अली खान, दूसरा है आई चंद्रीगर, तीसरा है गजनफर अली खान, चौथे व्यक्ति हैं अब्दुल रथ निश्तर, निश्तर। योगेंद्र नाथ मंडल। ये मुस्लिम लीग के दोस्तों 5 सदस्य के रूप में थे। अब 9 सदस्य जो थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, क्योंकि 2 ही लोगों को मिला था, है ना। ज़्यादा 208 कांग्रेस थी और 73 में मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आ रहे थे। हालांकि उनके शामिल होने का विकल्प खुला रखा गया था। ठीक है, अंततः 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। ये आप नोट ध्यान रखना, आपसे स्टेटमेंट दे देगा 2 सितंबर को ही शामिल हुए थे, नहीं, 26 अक्टूबर को जाके ये लोग शामिल हुए थे। अब देख लेते हैं 9 सदस्य कांग्रेस की ओर से कहां कहां से आए थे। आइए, 9 सदस्य जो थे वो कांग्रेस से थे। जो 9 सदस्य थे वो कांग्रेस से थे। कांग्रेस के सदस्यों में से कौन कौन शामिल थे? पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके विभाग अपने को याद नहीं करने हैं ना,
अपने को विभाग रखेंगे जो 15 अगस्त 1947 को जो सरकार बनेगी उसके विभाग याद रखें, अभी विभाग याद नहीं रखने अपने को। चौथे हैं सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। पांचवें हैं अपने जॉन मथाई साहब। जॉन मथाई जी के बाद हैं CS भाभा। सातवें हैं C राजगोपालाचार्य। आठवें हैं आपके आसिफ अली। नवे हैं बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन, ये 9 कांग्रेस की तरफ से थे और 5 लोग जो थे वो आपके मुस्लिम लीग की तरफ से थे। अब ये 9 नाम याद कर, लेकिन इसमें एक बात नाम देखेंगे कि आप हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब नहीं है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जो नाम है वो इसमें नहीं दिखता है, ठीक है। आसिफ अली हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का नाम नहीं है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान, यहाँ देख के आपको गलत करा देगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का नाम डाल देगा और आप उसमें सोचेंगे 9 याद भूल गए। आप देखो सारे नाम याद ना रहे तो एक नाम तो याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब नहीं है इसके अंदर, जो नहीं है प्रमुख है वो याद है। गांधी जी तो थे है ही नहीं, और मुस्लिम लीग में 5 नाम याद नहीं, तो ये ध्यान रखना जिन्ना नाम जरूर दे देगा कि जिन्ना जी ने इतना काम किया तो जिन्ना का नाम डाल देंगे, लेकिन जिन्ना इसके अंदर नहीं है मुस्लिम लीग के अंदर, ठीक है। तो अब सरकार बन गई तो ये ध्यान रखो कि सरकार में जो लियाकत अली खान थे वो थे वित्त मंत्री। ये क्या करते थे, वित्त मंत्री थे ये क्या करते थे, बार बार सरकार का बजट का पैसा ही रोक देते थे। हर काम में जो भी सरकार काम करना चाहती उस काम में ये वित्तीय अड़चन पैदा कर देते। देखिए आज भी वित्त मंत्री ही जो है बजट पास करके पैसा अलॉट करवाता है तो ही सरकार आगे काम करती है। अगर वित्त मंत्री पैसा ही नहीं दे तो कोई विभाग ही नहीं चल पाएगा। लियाकत अली खान बार यानी मुस्लिम लीग बार अड़चन पैदा कर रही थी। इसके इस रवैये से, असहयोगात्मक रवैये से, मुस्लिम लीग के असहयोग रवैये से सरदार पटेल इतने परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि जिन्ना अगर विभाजन चाहता है तो ठीक है, हम तो चाहते हैं अब कि भारत का विभाजन हो। यानी इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि अगर कोई मंत्री बन गया है वो अपने काम के द्वारा सरकार में अड़चन डालेगा तो अंत में आदमी यही बात कहेगा कि चाहे तुम विभाजन चाहते हो ना चाहते हो, हम तो चाहेंगे अब। यही मुस्लिम लीग चाहती थी, इसीलिए मुस्लिम लीग में सब हुई थी कि कांग्रेस भी एक मांग करने लग जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी विभाजन नहीं चाहते थे, ध्यान रखना। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत का विभाजन मेरी मृतदेह पर ही होगा, ठीक है। तो ये 2 कथन भी यह ध्यान रखने हैं आपको। आइए लिख लिया जाए। ML का मतलब मुस्लिम लीग के असहयोगात्मक रवैये से परेशान होकर सरदार पटेल ने
पटेल व सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहे या ना चाहे हम चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो। ये कथन है आपके सरदार पटेल का। गांधी जी का क्या कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है दोस्तों, भारत का विभाजन मेरे मृत शरीर पर होगा, मेरे मृत देह, मतलब मैं जब मर जाऊंगा तभी जो है भारत का विभाजन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि गांधी जी विभाजन का सपोर्ट नहीं करते थे। सरदार पटेल के कथन से बात पता चलता है कि सरदार पटेल सपोर्ट करते थे, क्योंकि जिन्ना के और मुस्लिम लीग के जो मंत्री बने थे वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे सरकार में। सरदार पटेल का एक कथन और भी है, यदि अभी भारत का विभाजन नहीं हुआ तो आने वाले समय में भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक पाकिस्तान होगा। ये दोस्तों से साफ पता चलता है कि सरदार पटेल विभाजन के फेवर में थे, क्योंकि मुस्लिम लीग का रवैया इस था, वो लगातार भारत में सांप्रदायिक कम्युनल जो है माहौल बना रखी थी, जिससे क्या है हर ऑफिस में ही हिंदू मुस्लिम से सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि लगता है कि अगर विभाजन अभी नहीं किया, चलने दिया हम लोगों ने, तो भारत के हर एक ऑफिस में एक पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान होने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है, तो हर जगह ये सांप्रदायिक दंगे होंगे, ये रुकेंगे नहीं। सरकारी कार्यालय में पाकिस्तान होने का मतलब क्या है कि ये दंगे रुकेंगे नहीं, ये चलते रहेंगे जब तक पाकिस्तान का टुकड़ा नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा ये दंगे करते रहेंगे, क्योंकि धर्म के आधार पर ये बने हैं। इनको एक अलग प्रदेश चाहिए जहाँ पे मुसलमानों का राज हो। तो इसीलिए इसका मतलब साफ है कि यह पाकिस्तान का विभाजन चाहते थे। लगातार कम्युनल जब माहौल होने लगा, डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया जाने लगा, तो उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने एक घोषणा करी कि हम क्या करेंगे, 30 जून 1948 से पहले सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, सत्ता सौंप देंगे। और इसी के लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन साहब को भेजा कि जाओ देखो किस तरीके से सत्ता हस्तांतरित की जाए, जल्दी से जल्दी सत्ता को हस्तांतरित करो, सत्ता सौंप दो। अगर 2 देश बनना चाहते हैं तो 2 देश बनाओ, सत्ता सौंपो, कैसे भी करके सौंप के ब्रिटेन की वापसी हो जाए। माउंटबेटन साहब आते हैं। माउंटबेटन साहब का जो प्लान है उसे कहा जाता है दोस्तों बाल्कन प्राइजी, बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान क्या है? बाल्कन
जो है का मतलब होता है छोटे छोटे देशों, छोटे छोटे टुकड़े करना। बाल्कन प्लान का मतलब हो गया कि पहले यूरोप में एक बाल्कन प्रायद्वीप पर बहुत पूरा जो बसावट थी उसे छोटे छोटे देशों में बांट दिया गया। बाल्कन का मतलब ही होता है छोटे छोटे टुकड़े कर देना, यानी जिसका नाम ही बाल्कन प्लान है इसका मतलब वो भारत के विभाजन को लेकर ही आया है दोस्तों। इसी कह देते हैं डिकी बर्ड प्लान भी। डिकी बर्ड जो है दोस्त, ये माउंटबेटन साहब का जो वायसराय बना के भेजे उनका होम था, उनके घर का नाम जो था वो डिकी बर्ड था, इसीलिए इसे डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। तो एटली साहब ने किसको, वायसराय बेबल को बुलाकर किसको भेजा कि जाओ माउंटबेटन साहब आप करके आओ, जो करना है करो, लेकिन जो भी करना है 30 जून 1948, डेट क्या दे दी गई, 30 जून 1948 से पहले पहले जो भी करना है, इससे पहले करके 30 जून 1948 से पहले पहले जो भी करके आना है वो आ जाओ। माउंटबेटन साहब ने अपना प्लान रख दिया कि भारत का विभाजन होगा। उन्होंने जाके सीधा कह दिया कि अब भारत का विभाजन होगा। ठीक है, तो आइए इतनी बातों को लिख लिया जाए। आइए, तो सबसे पहले देखना है हमें एटली की घोषणा। एटली, क्लेमेंट एटली की घोषणा है। एटली प्रधानमंत्री थे। एटली की घोषणा, एटली साहब की घोषणा कब की गई, तो एटली साहब की घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को। एटली साहब ने घोषणा करी। क्या घोषणा करी है उस घोषणा में कि 30 जून 1948 को घोषणा हुई है 20 फरवरी को। घोषणा में क्या लिखा है कि 30 जून 1948 से पहले से पूर्व भारत की सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी एवं इस कार्य हेतु लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद माउंटबेटन प्लान क्या है वो देख लिया जाए। माउंटबेटन प्लान, या इसे विभाजन का प्लान या बाल्कन प्लान, या इसे डिकी बर्ड, ये उसके घर का नाम था, डिकी बर्ड है ना, डिकी बर्ड उसके घर का नाम था माउंटबेटन के, तो वही प्लान डिकी बर्ड प्लान। ये प्लान कब दिया गया, कब इसने प्लान रखा है, तो जून 1947 को। इस प्लान को तैयार करने में दोस्त 4 सदस्य शामिल थे। 4 सदस्य शामिल थे। 4 सदस्य शामिल थे। इन 4 सदस्यों में जो पहला सदस्य था वो अध्यक्ष था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो याद है आपको, लॉर्ड माउंटबेटन ही करेंगे। लॉर्ड माउंट
बेटन साहब। दूसरे सदस्य थे इसमें तीसरे हैं आपके माईविली, चौथे सदस्य हैं आबेल। ये 4 सदस्य दोस्तों इसके अंदर प्लान तैयार करने वालों में थे। प्लान क्या था? प्लान क्या था? भारत का विभाजन होगा। भारत का विभाजन होगा। विभाजन की रूपरेखा हेतु वीपी मेनन को नियुक्त किया। सीमा रेखा के निर्धारण हेतु सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कहने का मतलब क्या है कि विभाजन होगा, ठीक है, विभाजन की बात हमने स्वीकार कर ली, लेकिन विभाजन होगा तो किस होगा? विभाजन होगा, एक होगा पाकिस्तान और वो दूसरा होगा भारत। तो बोलेगी ठीक है, ये विभाजन का रूपरेखा तय कर दिया था मेनन साहब ने, लेकिन सीमा कैसे होगी? कौन सा भारत में किस सीमा को पाकिस्तान को मिलेगा और कौन सी सीमा जो है वो आपको हमें देना है, किसको? वो भारत को। तो कौन सी सीमा देनी है आपको? भारत को देनी है। और कौन सी सीमा देनी है आपको? पाकिस्तान को देनी है। इसमें तो विभाजन करना पड़ेगा। इस रूप में देखा जाए तो उन्होंने कहा कि हमें भारत को किस रूप में देना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो, रेडक्लिफ ने कहा कि जो आपका उत्तर पश्चिमी का ये एरिया है ये पाकिस्तान को दे दो, ठीक है। उधर से देखा जाए तो पश्चिमी पंजाब का एरिया जो फैला हुआ था, पश्चिमी पंजाब का एरिया, ये पश्चिमी पंजाब का एरिया दे दो। इधर का एरिया सिंध का दे दो। इधर एरिया जो है वो बलूचिस्तान वाला दे दो। और इधर एरिया जो था दोस्तों असम के पास का सिलहट एरिया था, सिलहट जिला, वो दे दो। और पश्चिम बंगाल के इधर जो पूर्वी बंगाल का एरिया था वो दे दो। ये सब आपको दे दो। यानी एक तरफ बन गया पश्चिमी वेस्टर्न पाकिस्तान और एक तरफ बन गया ईस्टर्न पाकिस्तान। सिंध दे दिया, बलूचिस्तान दे दिया, उत्तर पश्चिमी का प्रांत दे दिया, असम का सिलहट जिला दे दिया और पूरा का पूरा पूर्वी बंगाल वाला एरिया दे दिया। साथ में ये भी मांग की गई कि भाई इन दोनों को जोड़ते हुए भारत के मध्य से एक गलियारा भी दे दिया जाए कि भाई अब कैसे जाएगा पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान, कैसे जाएंगे? अगर भारत अपना एयर स्पेस नहीं देगा तो कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें एक गलियारा भी दे दो बीच में से जाने का, ताकि हम जाएं।
गांधी जी ने इसकी मांग को स्वीकार कर लिया। गांधी जी को लगा कि भाई क्या पता आपस में मेल मिलाप हो, भारत से इनका संबंध बढ़े, तो क्या पता वापस ये भारत में एक हो जाए। गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, एक गलियारा हम दे देते हैं जिससे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान एक हो जाए। लेकिन बाद में सरदार पटेल ने कहा कि भैया ऐसा करने से तो तनाव और बढ़ेगा, भारत के बीच में से कोई अपना रास्ता थोड़ा देगा, कोई अपने घर में से रास्ता देता है क्या। उन्होंने कहा कि गांधी जी गड़बड़ हो जाएगी। पता चला कि जिधर से रास्ता दिए इधर ही इन्होंने पाकिस्तान एक और बना दिया ये बीच में से भी। तो उन्होंने कहा नहीं, रास्ता नहीं देंगे। अब सरदार पटेल ने मना कर दिया, रास्ता बिल्कुल नहीं देंगे। तो फिर पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान अलग रहा। इन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने पूर्वी पाकिस्तान वालों के साथ भेदभाव किया, जिसके कारण अभी आपने देखा होगा शेख हसीना आई हुई है, उन्हीं के पिताजी मुजीबुर रहमान ने विद्रोह कर दिया कि हम अलग देश बनेंगे। तो आपको पता ही है फिर आगे इंदिरा गांधी ने बधाइयों का संदेश भेजा कि पाकिस्तान हो गया है कौन सा, पूर्वी पाकिस्तान बन चुका है या बांग्लादेश। तो इस तरीके से आज का बांग्लादेश अस्तित्व में आया। शुरुआती दौर में ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन भारत ने रास्ता देने से मना कर दिया। बाद में आपको पता चलेगा कि यही पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बन चुका है। इस तरीके से पाकिस्तान के खुद टुकड़े हो गए, धर्म के आधार पर बने हो। धर्म के आधार पर बनने के कारण ऐसा ही होता है, कोई भी राज्य अगर धर्म के आधार पर बना है तो वो फिर धर्म की ही बात से ही कानून चलेगा। और वर्तमान में धर्म अगर रिजिड है, जैसा कि होता ही है, तो रिजिड होने से जीवन तो परिवर्तन है। आप जीवन परिवर्तन है और उसको थोप रहे हैं किसी एक कड़े कानून से, तो भैया परिवर्तन मांगता है, तो कानून भी परिवर्तन होने चाहिए। एक नहीं कि हजारों साल पहले किताब में बातें लिखी दी गई उसी से आप चलाओगे। हजारों साल की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। पहले का आदमी टार्जन था, आज का आदमी चंद्रमा पे जाता है, दोनों में अंतर है। तो इसीलिए ये पाकिस्तान का विभाजन था, इसकी सीमा तय कर दी गई। तो आइए जान लिया जाए कौन सा पाकिस्तान में था, कौन सा भारत में था। तो पाकिस्तान को सौंपा गया क्षेत्र और भारत को सौंपा गया क्षेत्र कौन कौन सा था, इस पे बात कर ली गई है। लिख लेते हैं इसको। असम का सिलहट जिला, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, जहाँ के सर अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। पश्चिमी पंजाब, सिंधवा, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान को मिला और शेष क्षेत्र भारत को मिल गया। इन सबको छोड़कर शेष क्षेत्र भारत को, शेष क्षेत्र क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी थी ना, इसलिए क्षेत्र मुसलमानों को दे दिए गए, यानी मुस्लिम लीग के कहने पर शेष क्षेत्र भारत को मिला। ऐसा नहीं कि भारत में हिंदू ही थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन ये जो मुस्लिम डोमिनेंस एरिया था पूरा, और जो कि मुस्लिम लीग के सपोर्ट पे भी खड़ा था, उसको दे दिया गया कि ये पाकिस्तान का होगा। अब ये प्लान रख दिया गया दोस्तों। अब ये प्लान तैयार करके भेज दिया गया ब्रिटेन की संसद को। ब्रिटेन की संसद ने एक विधेयक बनाया जिसे पास करके
भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ये जो विधेयक अधिनियम बना उसे कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत ही भारत को आज़ादी मिली है, ध्यान रखना। और ये अधिनियम अंग्रेजों का भारत में लास्ट अधिनियम था, लास्ट कानून था, जो कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा बना था। उसके बाद तो भारत आज़ादी हो गया। तो ये प्लान तैयार करके, ये मसौदा तैयार करके ब्रिटेन की संसद को भेज दिया गया। ब्रिटेन की संसद ने इस मसौदे को विधेयक में पेश किया और विधेयक बनाया और विधेयक को संसद में पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया और इसका नाम रखा गया भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, जो पारित होकर बना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी भारत को आज़ादी इससे मिली, अंग्रेजों का लास्ट ये था। तो अगला चीज जो हमारा पढ़ा होगा वो होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या है इसमें? ब्रिटेन की संसद में पेश कब किया गया? ये जो कि डिक्की बर्ड ने जो प्लान बताया थे वही था। ये ब्रिटेन की संसद में कब पेश किया गया? ध्यान रखना, पेश किया गया 4 जून 1947 को। यह विधेयक पारित कब हुआ? पारित हुआ है दोस्तों 18 जुलाई 2 बात ध्यान रखना, पेश कब किया गया और पारित कब हुआ। और भारत को आज़ादी किससे मिली है, किस अधिनियम से? तो 18 जुलाई 1947 के द्वारा। कैसे? इसके प्रावधान ही ऐसे थे जो आप कह सकते हो। प्रावधान क्या थे इसके? पहला प्रावधान क्या था? 2 अलग अलग देश स्वतंत्र होंगे। 2 अलग अलग देश स्वतंत्र होंगे। कौन से देश स्वतंत्र होंगे? क्या नाम होगा उसका? तो नाम होगा, एक होगा पाकिस्तान और एक होगा भारत। तो अंग्रेज जाते जाते भारत के 2 विभाजन कर गए। भारत होगा और एक होगा पाकिस्तान। तो भैया पाकिस्तान होगा, तो पाकिस्तान कब आज़ाद होगा? अगर देखा जाए 14 अगस्त 1947 को, हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ। इसमें पीएम कौन होंगे? ध्यान रखना, पीएम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, वही जो पहली सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान साहब, ये पीएम बने हैं। लियाकत अली खान। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे? देखो उस समय राष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं था, तो गवर्नर जनरल के पद से सुशोभित किया जाता था। ठीक है, जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वगैरह का टाइप का ही पद था, उस समय गवर्नर जनरल थे। यानी एक तरीके से राष्ट्रपति समझ लो, कायदे आजम साहब मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये पाकिस्तान का संक्षिप्त परिचय है। भारत की तरफ से देखें तो भारत को आज़ादी कब मिली?
15 अगस्त 1947 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। देखो याद रखना, स्वतंत्र भारत का अगर आपसे पूछा जाए पहला गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्वेश्चन यहीं से दाग देगा आपके पास। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत स्वतंत्र हो चुका है, उस समय राष्ट्रपति का पद नहीं था, गवर्नर जनरल ही राष्ट्रपति की भूमिका में काम करते थे, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो गवर्नर जनरल जो थे आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बाद में गवर्नर जनरल का पोस्ट जो संविधान लागू हुआ हटा दिया गया। फिर आपको संविधान सभा के बीच में ही 24 जनवरी 1950 को ही हम अपना राष्ट्रपति बना लेते हैं और गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लोग सोचते हैं माउंटबेटन साहब। माउंटबेटन साहब भारत के अंतिम वायसराय हैं, ये ध्यान रखना। यहां से बहुत शानदार प्रश्न बनता है, इस पेज पे ध्यान रखना। वल्नरेट टाइप का इफेक्ट बनता है, लेकिन बनता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही होंगे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी तो यही होंगे, क्योंकि भारत बन चुका है ना। अब देखो भारत बन चुका है, तो क्वेश्चन की लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश भारत के नहीं पूछ रहा है वो, भारत बन चुका है, देश बन चुका है 15 अगस्त को, तो उसके गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हैं। या स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट ही हटा दिया गया भारत में। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम भी यही, पहले भी यही, ठीक है, इस बारे में आप ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा प्रावधान क्या था दोस्त इसमें? पहला प्रावधान तो समझ में आ गया आपको, ये आपको पहला प्रावधान क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा प्रावधान आगे देखते हैं। दूसरा प्रावधान में कहा गया देशी रियासतों का क्या होगा? तो देशी रियासतों को कहा गया कि या तो आप भारत में मिल जाओ या तो पाकिस्तान में चले जाओ। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होना है। लेकिन एक प्रावधान जोड़ दिया गया, लेकिन किसी रियासत की वार्षिक आय एक करोड़ से अधिक है तो वो स्वतंत्र रह सकता है। यानी अगर आपकी वार्षिक आय 1 करोड़ से कम है तो आपको भारत या पाकिस्तान में मिलना होगा। इसी कारण से 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत या पाकिस्तान किसी में नहीं मिली, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो बाद में आज़ादी के बाद कैसे भी करके मिलाया गया, क्योंकि जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से कम थी, ये बात आप ध्यान रखना, जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से कम थी
उनको तो मिलना ही मिलना है, लेकिन ये अधिक की बात है तो अधिक वालों के पास ऑप्शन छोड़ा गया था। जिनके पास इनकम ज़्यादा है तो एक और से ज़्यादा है तो वो फ्री रह सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि जो फ्री रियासतें हैं वो कल कहीं भी अगर पाकिस्तान में शामिल हो गई तो भारत के अंदर ही पाकिस्तान बन जाएगा। और सरदार पटेल जो बार बार कह रहे थे कि हर ऑफिस के अंदर पाकिस्तान बनेगा, क्या वो भारत के अंदर और पाकिस्तान बनने देंगे? तो उन्होंने किसी भी तरीके से मिलाया, जैसे आवेदन कह सकते हैं कि आवेदन कर दो मिला लेंगे, निवेदन भी किया, और जब आवेदन निवेदन से काम नहीं चला तो फिर डंडा चला, तो फिर जबरदस्ती मिलाए गए। ठीक है, अगला प्रावधान क्या था इसके अंदर? संविधान निर्माण। तक भारत का शासन उन्नीस सौ 35 के अधिनियम के तहत ही चलेगा। जब तक आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, अपना लॉ मेकिंग बॉडी नहीं बन जाती, तब तक आपका जो संविधान है, जो आपका देश है, वो जो है 1935 का अधिनियम से ही शासन चलेगा। ये 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कह दिया गया था। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक ही दिन में संविधान का या लॉ बना लें। तो जो 1935 के हमने लॉ बनाया था भारत को चलाने के लिए पहले, जो कि ब्रिटिश भारत था, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना नियम चला सकते हैं, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। ठीक है, फिर भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको बताया था होगा 1858 के अधिनियम के तहत जब देश में 1857 की क्रांति हुई तो उसके तहत एक नया पद बनाया गया था भारत राज सचिव का। अब वो पद समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत राज सचिव का पद किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? सचिव का पद, बहुत महत्वपूर्ण बात है, किस अधिनियम के तहत ये पद आया था? तो 1858 के अधिनियम के तहत। और किसके तहत ये पद खत्म हुआ है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है जब ये पद आया था भारत राज सचिव, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, उस समय भारत ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हुआ करता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को खत्म कर दिया गया था भारत राज सचिव के कारण। ठीक है, तो भारत राज सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। ये आप ध्यान रखना, किसके तहत समाप्त कर दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है, फैक्ट के रूप में भी आ सकता है। समाप्त कर दिया, किस पद को समाप्त कर दिया गया ये हाईलाइट रखिए। तो आपको पता है कि पद भारत राज सचिव का था, समाप्त कर दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अब एक बात आती है कि सर कि अगर देश का विभाजन हो गया तो सर जो आपने एक बात बताई थी कि संविधान सभा में क्या फर्क पड़ा, क्योंकि आपने कहा था कि प्रत्येक 10 लाख पर एक जनसंख्या एक प्रतिनिधि था। तो सर पूरे भारत में 389 थे, ब्रिटिश प्रांत देशी रियासतें मिलाकर। लेकिन सर अब आपने कहा कि देश का विभाजन ये पाकिस्तान बन चुका है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है। तो सर अब भारत में संविधान सभा के सदस्य कितने रह गए? क्योंकि अब तो दोनों की अलग अलग संविधान सभा बनेगी ना, भारत के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग। तो पाकिस्तान के लिए तो छोड़ दो, भारत की बात करें तो भारत में क्या 389 ही होंगे? नहीं होंगे सर, निश्चित रूप से कम होंगे। तो निश्चित रूप से भारत के लिए कम होंगे। अब भारत के लिए कम होंगे तो याद रखो भारत में कितने रह गए? तो
अगर आप देखोगे तो 389 में से अब जो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था, जो प्रांतों से जो था, जो ब्रिटिश क्षेत्र था, अभी तो ब्रिटिश क्षेत्र ही कहेंगे ना, क्योंकि जब आज़ाद किया अभी तो संविधान सभा बनी नहीं, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में जो क्षेत्र थे उससे 229, यानी आप कह सकते हैं प्रांतों से, ठीक है। अगर आप देखें प्रांतों से जो है, ऐसे समझ लें, प्रांतों से देखा जाए तो 229 थे, और जो देशी रियासतें थी उनसे आएंगे अब 70। इतना परिवर्तन हो गया। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में सदस्यों को चुनने का आधार क्या था। आप जानते हैं कि ये चुनने का मतलब है सर, यहां पे एक निर्वाचित भी थे और सर मनोनीत भी थे, ये थे। बट आधार क्या था? आधार थी जनसंख्या। आधार की बात करोगे तो आधार तो होगी जनसंख्या, पॉपुलेशन। ये बात 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि जनसंख्या को बेस बनाया, नहीं बनाया आपने? जनसंख्या को बेस बनाया। तो उसी हिसाब से अब जनसंख्या जो भारत में रह गई, प्रांतों में जो जनसंख्या थी उसके आधार पर 229 आए, और देशी रियासतों में 70 का डेटा कलेक्ट किया गया। यानी टोटल कितने हो गए आपके? तो टोटल हो गए आपके 289। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी 299, माफ कीजिएगा, सॉरी 299। तो 389 से हम किस पे चले गए? 299 पर। क्यों हो गए? संविधान सभा की सदस्यों की संख्या, आपको स्टेटमेंट डाल के देते कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या शुरुआती दौर में 389 थी, जो बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद इतनी हो गई। कारण विभाजन। जो जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई उसका रिप्रेजेंटेशन तो पाकिस्तान के लोग ही करेंगे, इसीलिए संख्या में बदलाव हुआ। तो एक बात ध्यान रखना कि इसके द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, संविधान आजादी के बाद संविधान सभा में क्या बदलाव हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या बदलाव हुआ उसे आए लिख लीजिए। पंद्रह अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा में बदलाव, क्या क्या बदलाव हुए उस पर हमें चर्चा करनी है। समझा मैं आपको दिया हूं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला बदलाव क्या हुआ? संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। संप्रभु निकाय का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आजादी के बाद अब संविधान सभा अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गई। अंग्रेजों से अब नहीं पूछना पड़ेगा, अंग्रेज जा चुके हैं। तो संप्रभु निकाय बन गई, सोवरेन हमारा एक सिस्टम बन गया संविधान सभा। संविधान सभा एक सोवरेन संस्था बन गई 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त से पहले क्या थी क्या नहीं, क्योंकि हर चीजें ब्रिटेन के द्वारा ही तय की जा रही थी। देखिए चुनाव भी हुआ ब्रिटेन के तरफ पे, लेकिन जब विभाजन हो गया तब हम कैसे हो गए? सोवरेन हो गए। दोहरी भूमिका में आ गई दोस्त, दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका का मतलब क्या हुआ कि अब संविधान सभा को डबल काम करने लगा। डबल काम का मतलब, चूंकि देखिए एक तरफ संविधान का निर्माण भी करना है, दूसरी तरफ लगा देश को चलाने के लिए नियम कानून भी बनाना है। यानी एक तरफ यह संविधान सभा के रूप में भी थी और दूसरी तरफ इंटरिम पार्लियामेंट, अस्थायी संसद के भांति भी व्यवहार कर रही थी। दोनों काम करना है ना। देश आज़ाद हो गया है भाई, देश के लिए कानून भी बनाना है और
देश को चलाने के लिए संविधान भी बनाना है। तो दोहरी भूमिका में हमारी अब स्थिति आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। तो दोहरी भूमिका में थी, एक तरफ की कौन सी भूमिका थी, संविधान सभा की भूमिका में। संविधान सभा की भूमिका में जब संविधान सभा की भूमिका में थी, जब हमारी जो संविधान सभा है संविधान सभा का कार्य करती थी, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे हमारे, अध्यक्षता करते थे बैठक की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कार्य होता था, तो संविधान सभा क्या कार्य करेगी, संविधान का निर्माण का कार्य, संविधान का निर्माण। करना। तो एक तरफ संविधान सभा जो है हमारी क्या कर रही थी, संविधान सभा जो उसका मेन रोल था वो थी, और दूसरा एक रोल और मिलेगा आपको, वो है आपको सरकार के लिए नियम कानून भी बनाना। तो दोहरी भूमिका में दूसरी भूमिका थी अंतरिम संसद, यानी अस्थायी संसद के रूप में। अंतरिम संसद यानी अस्थायी संसद के रूप में भूमिका। तो जब हमारी संसद यानी विधि का काम करती थी संविधान सभा, तो उस समय बैठक की अध्यक्षता कौन करते थे, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब संविधान का काम होगा तब करेंगे, और उस समय अध्यक्षता करते थे आपके गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। इनका कार्य क्या था, तो संसद क्या कार्य करती है, विधि बनाने का, कानून, या इसे आप विधि कह सकते हो, विधि का निर्माण करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोहरी भूमिका क्या क्या थी, ये मैंने आपको बता दिया है दोहरी भूमिका में। ठीक है, दोहरी भूमिका मैंने आपको समझा दिया है। तीसरा क्या प्रावधान था दोस्तों, संख्या कम हो गई, संख्या कम हो गई, अर्थात 389 से 299 हो गई। अब हम 299 को भी अगर देखा जाए, प्रांतों से कितनी आएगी, इधर देख लिया जाए, देशी रियासतों से देख लिया जाए, देशी रियासतों से तो प्रांतों से है 229, और देशी रियासतों से है 70।
तो इस प्रकार से आपने जो है वो देख लिया है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है दोस्तों समराइज कर दिया जाए तो अभी आज हमने पढ़ा है कि अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने देखा था क्लेमेंट एटली की घोषणा क्या रही, क्योंकि आपको पता है कि जो है जिन्ना लगातार जो है दिक्कत कर रहे थे। तो सबसे पहले आज हमने देखा जो संविधान सभा का तो उन्होंने फॉर्मूला बता ही दिया था, हमारी अंतरिम सरकार कैसे रही। अंतरिम सरकार का गठन मैंने बता दिया, घोषणा कब हुई है, गठन कब हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। गठन के बारे में बहुत सतर्क रहिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 14 सदस्य थे, 9 आपके जो है मुस्लिम लीग 9 कांग्रेस से है, 5 मुस्लिम लीग से हैं। मुस्लिम लीग के शुरुआती दौर में सदस्य नहीं आए थे, कारण क्या था कि वो अलग पाकिस्तान की मांग है, लेकिन बाद में भारत की जो अंतरिम सरकार थी उसे परेशान करने के लिए वो लोग उसमें आए, ठीक है। कब आए तो 26 अक्टूबर को आए। फिर इस कथन से पता चलता है कि सरदार पटेल सपोर्ट में थे कि विभाजन हो, गांधी जी नहीं थे। लगातार सांप्रदायिक हिंसा और असहयोगात्मक रवैये के मुस्लिम लीग के कारण एटली की घोषणा करी। एटली उस समय क्या थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तभी प्रधानमंत्री बदल गए और लेबर पार्टी की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली साहब थे। फिर मैंने बताया माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान ने विभाजन बताया, विभाजन की रूपरेखा वीपी मेनन साहब है, विभाजन हो के लिए सीमा बनाई, वो सब। उसके बाद देखा जाएगा कि भारत का विभाजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस अधिनियम से किया गया, ये अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और ये ब्रिटिश भारत का अंतिम अधिनियम भी ये था। तो आपको पाकिस्तान समझ में आ गया क्या है। याद रखना गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल एक तरीके से राष्ट्रपति टाइप का पद था, लेकिन राष्ट्रपति बाद में बना 24 जनवरी, इसीलिए गवर्नर जनरल का पद भी बाद में समाप्त कर दिया गया। तो इसके संबंध में मैंने आपको बातें बता दी। जब देश का विभाजन हुआ तो संविधान सभा में क्या क्या बदलाव हुए मैंने आपको बता दिया। 3 बड़े बदलाव, सोविरेन बन गए, अब हम अपने हिसाब से काम करेंगे। जब भी आज़ादी मिलती है तब सोविरेन हो जाते हो, है ना, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में आप स्वतंत्र होते हो। फिर 2 भूमिका थी, ये ध्यान रखना, अब देश के लिए कानून भी बनाना है और देश के लिए संविधान भी बनाना है, क्योंकि देश चलेगा कानून से, और कानून को पावर किससे मिलेगी, संसद, मतलब संविधान सभा, संविधान से। तो इसीलिए संविधान का निर्माण भी करना है और आपको कानून भी बनाना है। संख्या बदल गई, मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।